कैसे क्या करती हैं? होता वही है घर जहाँ डर होना फिकर, मिट्टी की जहाँ आए खुशबू, जहाँ ख्वाब हो फलक पर और सांसों में सबर, जहाँ खुद से हो जो देखे कभी सोचे तो जान ले। शरद चंद्रिका की छिटकी हुई चांदनी और उससे पुलकित ये धरा, हल्की हल्की पड़ रही ठंड और इन सब के साथ प्रभा खेतान फाउंडेशन और आप सभी रसिक जनों की उपस्थिति, कुल मिला के एक बहुत ही सुंदर सा चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। प्रभा खेतान फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रभा खेतान वो महीसी लेखिका जिन्होंने नारी अस्तित्व के लिए आवाज बुलंद की, अन्या से अनन्या जैसे आत्मकथा से उन्होंने बताया कि किस तरह से स्त्री बेबाकी से अपने आप को इस समाज के सर पर कदम रखकर खड़े करने की क्षमता रखती है। उसे किसी की पहचान नहीं चाहिए, वो स्वयं सिद्धा है, स्वयं संसिता है और अपने आप में परिपूर्ण है। प्रभा खेतान फाउंडेशन एक ऐसा उद्यम चलाता है जिसके अंतर्गत भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के हम सभी चारण बनकर देश विदेश में इसका गायन कर रहे हैं। प्रभा खेतान फाउंडेशन के सौजन्य से भुवनेश्वर के इस प्रांगण में हम कई बार आपस में मिल चुके हैं और कई लेखकों से उनके रचना और रचना प्रक्रिया के बारे में जान चुके हैं। रचनाकार सुंदर रचना करता है, हम उसे पढ़ते हैं, लेकिन उस रचना प्रक्रिया की कैसी ऐसी सोच होती है जो किसी भी रचनाकार के मस्तिष्क से उपजकर एक रचना का रूप धारण करती है, इसे जानना निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव रहा है और होता है। आज हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ एक बहुत ही मनस्वी पत्रकार, लेखक, कवि और गायक भी उपस्थित है और आप हैं मनोज रंजन त्रिपाठी जी। मनोज रंजन त्रिपाठी जी पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों से आपने अपनी पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की और तत्पश्चात टीवी पत्रकारिता में कदम रखा। न्यूज 18 और जी न्यूज से लंबे समय तक जुड़े रहे और उसके संपादक रहे। मनोज रंजन त्रिपाठी जी ने, यदि आपको बहुत अच्छे से याद हो, अजय देवगन, कार्तिक आर्यन और परेश रावल की फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे की पार्ट 2 के डायलॉग्स आपने लिखे हैं। मनोज रंजन त्रिपाठी जी की जो पुस्तक है कोड काकोरी, इस पर अब वेब सीरीज बनने जा रही है। आजकल वो एक वेब सीरीज एवं एक फिल्म के अलावा कई पुस्तकों को लिख रहे हैं और अपने शब्द और भाव दे रहे हैं। ये मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ही सुखद आश्चर्य की बात है कि आप सारेगामापा, अंत्याक्षरी के अलावा नेशनल लेवल के म्यूजिक कॉन्टेस्ट के ऑल इंडिया विनर भी रहे हैं। एक कलाकार होता है। कला की कौन सी विधा और किस तरह से वो अपने भाव को अपने दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाता है, ये मायने नहीं रखता, उसके भाव मायने रखते हैं। ऐसे मनस्वी कलाकार आज हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आपको मंच पर बुलाना चाहेंगे। आपका स्वागत है। आपसे बात
बातचीत करने हेतु एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे साथ है जिससे सारा उड़ीसा ही नहीं बल्कि पूरा भारत परिचित है। आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के गुण गाती हैं। आप उन पर अपनी समस्त श्रद्धा को समर्पित करते हुए अक्षर सुमनों के साथ पुस्तकों की रचना करते हैं। लेकिन जब आप महिला और शिशु के अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं तो फिर निश्चित रूप से मां शक्ति का स्वरूप बन जाती हैं। आपकी वाणी में ओज है, आपकी वाणी में मृदुता भी है। ये सुंदर विरोधाभासी भावों को साथ में लेकर आपसे चर्चा करने हेतु आ रही है नम्रता चड्ढा जी। आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध कि अपने मोबाइल्स को थोड़ा सा आराम करने दें, चर्चा का आरंभ कर सकते हैं। जय जगन्नाथ। नमस्कार। वेदुला जी ने इतनी मृदु भाषा में आपका परिचय दिया, आपके बारे में बताया, मुझे लगा कि मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया, क्योंकि और कुछ रहा ही नहीं कि हम क्या पूछें और इनके बारे में क्या जाने। यही उनकी खासियत है और ये बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे अतिथियों का परिचय कराती है, उनके बारे में बताती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि हमारे दर्शक, आपके जो पाठक हैं और जो आपके चाहने वाले हैं वो जानना चाहेंगे। तो कुछ ऐसा सवाल पूछिए, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा कि आपका नाम नम्रता ही है लेकिन खासियत ये है कि अभी हमारी 2 या 3 दिन पहले बातचीत हुई थी तो नम्रता जी ने बड़ी नम्रता के साथ मुझसे सब कुछ जान लिया। और जब मैंने नम्रता जी से खुद पूछा कि एक बार आप भी बता दीजिए कि आप क्या करती, तो बोली मैं कुछ नहीं करती। तो दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दैट कि वास्तव में ये अपने नाम को चरितार्थ नहीं करती। थैंक यू। तो मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप कानपुर के हैं, बनारस आपके दिल के पास रहा है, लखनऊ में आप बसे हैं और दिल्ली तक जाकर आपने अपने काम का डंका बजाया है। तो एक सीधा सा सवाल है, कानपुर की लफंगगिरी मशहूर है, हम तो सबकी इज्जत करते हैं, या बनारस की मलंगगिरी, क्योंकि हमारे प्रभु शिव जी भी बस को लगा के मलंग मस्त रहते थे, लखनऊ की अदबगिरी जी हजूर, और दिल्ली की दादागिरी, दिल्ली में तो सभी दादा ही पहुंच पाते हैं। आप किसमें अपने आप को सबसे ज्यादा फिट मानते हैं? ये नम्रता जी। ये बिल्कुल सच है कि कानपुर की लफंगियत और बनारस की मलंगियत, इन सबसे मैं सबसे ज्यादा करीब अपने आप को पाता हूँ। एक शहर छोड़ा आपने, and that is मुंबई। उसमें हम आते बिल्कुल सही। नहीं, अभी आते हैं उसमें। लेकिन मुझे लगा कि कनेक्टिंग फ्लाइट है, लगातार चली जा रही है। बॉम्बे क्यों हाँ, तो वास्तव में कानपुर एक ऐसी जगह है जहाँ की भाषा, अगर आपको याद हो, आज से 10 साल पहले की बात है, आपको अपुन तुपुन मारने का, छोड़ने का, ये मुंबईया भाषा सुनाई देती थी। लेकिन पिछले 10 सालों से आपको जो भी लैंग्वेज सुनाई दे रही है वो यूरोपियन है, और यूरोपियन में अवधि या ब्रज भाषा नहीं है, वो सिंपल कनपुरिया भाषा। तो हम कनपुरिया लफंगे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कानपुर में जहां भी आप कैमरा रख देंगे स्टोरी बन जाएगी। हाँ, मैंने ये जरूर सोचा है कि एक वक्त आएगा, जो मेरा एक काम अभी बाकी है, कि मैं बनारस में गंगा के किनारे रहूंगा, ताकि जब भगवान कहें कि अब आ जाओ, तो मुझे गंगा में विसर्जन जब किया जाए तो बोलेंगे कहाँ जाना है, तो मैं कह दूंगा बैकुंठ जाना है, आप मुझे बैकुंठ ले चलिए। तो बनारस इसलिए मेरे करीब है। हाँ, दिल्ली की बात है, दिल्ली वास्तव में थोड़ा सा दादागिरी से ज्यादा थोड़ा मेटालिक है, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत मेटालिक है। और संवेदनाओं की कमी है। मुझे लगता है कि जब तक आप इस्तेमाल करने की चीज है, दिल्ली आपको इस्तेमाल करना है, ये सबसे बड़ी बात है। और
बाकी शहर को आपने सब बधाई दिए। लखनऊ में अदब है, तो ये मेरी किस्मत है, शायद माँ सरस्वती ने लिखी किस्मत कि उन्होंने कानपुर की लफंगियत दी, बनारस की मलंगियत दी, लखनऊ की अदीबियत दी मुझे। वो होते होते दिल्ली की दादागिरी तो नहीं है मेरे अंदर। बाई प्रोफेशन दिल्ली चूज कर। इसीलिए हमने पूछा कि आपके दिल के करीब कौन है, तो आपने बताया जीता है। मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि ये जो कोट काकोरी, ये जो उपन्यास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ये इन्होंने अपनी दादी को समर्पित किया है और बहुत गर्व की बात है। जैसे उन्होंने कहा कि ये बहुत भाग्यवान है, सचमुच ये भाग्यवान है। हमने इतिहासों में स्वतंत्रता संग्रामियों को पढ़ा है, क्योंकि बहुत उम्र हो चुकी है इस जनरेशन के लोगों में, और ये उस परिवार से आते हैं। उस समय में जब औरतें घर में पर्दा करके रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, इनकी दादी ने बाहर आकर एक अंग्रेज अधिकारी का हाथ काट दिया था। सोचिए, ऐसी स्वतंत्रता सेनानी के ये पौत्र हैं, और ये बहुत ही बड़े भाग्य की बात है कि ये हमें लगता है कि जैसे हम स्वयं उस परिवार के दर्शन कर रहे हैं। जब हम अपने देश की बात करते हैं या भारत की बात करते हैं, तो हमें बहुत गर्व है कि आप उस परिवार से हैं। और ये जो पुस्तक आपने लिखी है, रोमांचकारी रहस्य से भरपूर, ये कोट काकोरी आपने उनको समर्पित की है। तो इसके पीछे कोई वजह थी? आपके दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो दादी जी को ही आपने क्यों की? पता नहीं मैं क्यों इस मैन डोमिनेटिंग वर्ल्ड में, चाहे बेटी हो, माँ हो या पत्नी हो, जो भी हो, मित्र भी हो, मैं पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी वुमेन्स के जरिए ही आगे बढ़ी है, और ये मेरा सौभाग्य है। और मैं मानता हूं कि महिला से बढ़कर कुछ है ही नहीं। हम जिस जगह भी चीज को प्रिजर्व करके रखते हैं, वो या तो माँ की कोख होती है या बहन का दुलार होता है। महिला से कुछ अलग ही नाता है मेरा। तो ये दादी को इसलिए समर्पित की, दादा भी मेरे थे, वो बमकांड में चले गए थे जेल, वो भी, पर दादी वो थी जो गांव से हमको शहर लाए। तो दादी को गिरफ्तार करने आए थे अंग्रेज पुलिस वाले, तो उन्होंने कुंडी लगाई, तो उसने अंदर हाथ डाल दिया, तो उसका हाथ सिर्फ दिख रहा था। तो गड़ासा एक चीज होती है, जैसे नारियल काट देते हैं, उन्होंने गड़ासे से अंग्रेज का हाथ काट दिया। कितनी साहसी महिला रही होंगी। हाँ। सचमुच उनको शत नमन। जी, थैंक यू। हाँ, तो थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। इसके बाद वो करीबन 50 फीट ऊपर से टीले से कूद के नदी में कूदी, जमुना जी में, और वहां से तैर के भाग गई थी। तो वो दादी का जो साहस है, मतलब आज मैं पाता हूं कि गांधी जी से लोग डिफर करते हैं। कोई गांधी जी के विपरीत है, मतलब उनके विरुद्ध है, कुछ गांधी जी के साथ है। पता नहीं मेरे साथ क्यों है कि मैं गांधी जी के साथ ही हूँ। मेरी दादी ने जो गांधी मुझे दिखाया है, वही गांधी मेरे साथ है। कोई कुछ भी कहे, वही गांधी मेरे साथ है, वही नेहरू मेरे साथ है, वही अटल जी भी मेरे साथ है। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक खास बात की बात कर रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने बताया वो मेरे रक्त और मांस दोनों में। बहुत बढ़िया बात कि जब हम देश में बात करते हैं किसी भी राजनीति की, तो किसी एक पक्ष की लेके बात नहीं करते हैं। जो आदर्श है वो आपके साथ है, आप आदर्श के साथ हैं। जी जी जी। तो ये जो उपन्यास आपने कोट काकोरी लिखा, एक तो ये एक यूपी के स्थान और एक ऐतिहासिक घटना को लेके लिखा है। मैं उसका रोमांच नहीं तोड़ना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यपूर्ण और बहुत ही, जैसे हर कहानी में हर पृष्ठ में मोड़ आते हैं। मैंने इसको 3 बार पढ़ा, और ऐसी चीज है कि आप अगर एक बार पढ़ने लगेंगे तो ये नहीं लगेगा कि आज तो पृष्ठ पढ़ के हम कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे। उस तरह का ये उपन्यास नहीं है। आप इसको पकड़ेंगे तो अपना खाना पीना भूल के कहेंगे कि अंत तक ही हम इसको पढ़ेंगे। इस उपन्यास की ये खासियत है। तो मेरा ये आपसे प्रश्न है, पूछना चाहते हैं, मैं मेरे जरिए सभी जानना चाहेंगे कि आपको इसका प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिला? मतलब ये ख्याल क्यों आया कि मैं यूपी के ही और काकोरी के ऊपर ही या उसका नाम देकर ही इस उपन्यास को लिखूंगा? लखनऊ में एक जगह है मोहनलालगंज। मोहनलालगंज में फिर वही बात है, एक महिला 30-32 साल की थी, उसकी पूरी नेकेड बॉडी मिली थी, और बलात्कार में विफलता के बाद उस आदमी ने उसको मार दिया था। वो रात भर तड़पी थी। उसके बाद उसके फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे, जो मेरे पास आया था। तो मैंने उस वक्त के जो डीजीपी थे यूपी के, उनको फोटो भेजा। मैंने कहा इस महिला ठीक है, मर गई है, कपड़ा डालेंगे ना आप उसके ऊपर, फोटो तब पुलिस वाले भी खड़े हैं। बट मैंने
मैं साइकोलॉजी देखी और दैट्स वेरी ट्रू, शायद यही बात है। वो जो भी पुरुष उस लाश को देख रहा था, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थी, वेल फिगर्ड महिला थी, लेकिन हर आदमी उस लाश के फिगर को देख रहा था। ये बात मुझे बहुत कस के चुभी। ये मेरी स्टोरी का प्लॉट था। मैं सोचता कि हाँ भाई, एक महिला है, उसको संग ऐसा किया गया, उसको ऐसे लोग देख रहे हैं, इस पर कहानी लिखे। लेकिन पता नहीं वो कहानी कैसे उठती है, फिर काकोरी कांड पे चली जाती है। कहानी आज ही की है, लेकिन काकोरी का कबाब, काकोरी का कांड जो अंग्रेजों से लूटा गया था पैसा, काकोरी की चिकनकारी, काकोरी के पटाखे, और मार्स यानी मंगल ग्रह पे एक गड्ढा है जिसका नाम है काकोरी। ये जो काकोरी की हिस्ट्री है, तो काकोरी लखनऊ से 18 किलोमीटर दूर है, तहसील है, पर काकोरी एक गांव नहीं, एक कस्बा नहीं, एक प्रदेश की छोटी सी जगह नहीं, एक देश है अपने आप में। दैट्स व्हाई वो पूरी कहानी है। एक लाइन और कहना चाहूंगा, ये मैंने आज की कहानी सिर्फ इसलिए लिखी कि मुझे लगता है कि 56%, 57% जो यंग जनरेशन है, अब उसमें पूरी हिंदी नहीं पाएगी। जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसा ही लिखा होगा। वो मेरे अंदर मुझे एक मुन्ना भाई जगाना पड़ा, जो अपुन तुपुन करके, केमिकल लोचा करके गांधी जी के बारे में समझाए। क्योंकि अगर बच्चों को आज के गांधी जी के बारे में यूं समझाएंगे तो वो उबासी लेना शुरू कर देंगे। मुझे लगान फिल्म का भूवन बनना पड़ा, और क्रिकेट जो नेशन ड्राइव करता है, उस क्रिकेट को अंग्रेजों की लड़ाई से जोड़ना पड़ा, ताकि वो लोगों के दिमाग में आ जाए कि ब्रिटानी हुकूमत, ब्रिटानियंस से हमने कैसे लड़ाई लड़ी थी। तो मैंने अपने अंदर एक मुन्ना भाई, एक भुवन पैदा किया, और उस स्टाइल में वो कहानी लिखी। कहानी का जो स्रोत था वो उस महिला की बॉडी नहीं, बल्कि जिस तरीके से आदमी उस बॉडी को देख रहा था वो था। अति दुखद, मतलब हम लोग एक मृत नारी में भी हम काम वासना ढूंढते हैं, और वहीं से आपको, वही आपके दिल को बहुत छुई। इससे पता चलता है कि आप कितने भावना से पूर्ण आपका मन है। और उसके बाद उन्होंने जो ये उपन्यास लिखा है, इनकी भाषा जैसे आपने बोला है कि ये शुद्ध हिंदी और कोई किसी इस तरह की किताबी भाषा नहीं है। जिस तरह से हम आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, डायलैक्ट्स हैं, फिल्मों के डायलैक्ट्स हैं, और सब जो कैरेक्टर है वो इन्होंने एक जगह पे एक पृष्ठ में जिक्र किया है कि ये काकोरियन भाषा है। ना तो वो हिंदी है, ना उर्दू है, ना अवधी है, पूरी नहीं है, तो ये मिली जुली भाषा है। तो आपने काकोरी भाषा वाले काकोरी, कोट काकोरी में बहुत सारे चरित्र हैं। तो उसमें अब्राम है, अफजल है, और जो मेन जो हीरो है या विलेन है जो इस उपन्यास के, अशफाक उल्ला बिस्मिल। क्योंकि आप देखेंगे अगर काकोरी ट्रेन की जो दुर्घटना हुई थी, उसमें अशफाक उल्ला था और बिस्मिल जी थे, तो पंडित जी, तो उनके नाम को मिला के वो है, राबिया है। तो आपको कौन सा चरित्र इस उपन्यास में आपके दिल के बहुत करीब है? इसमें 2-3 कैरेक्टर है, जैसे चांद खुतरा, तो वो है चांद, उसकी माँ ने उसका नाम चांद ही रखा है, लेकिन चूंकि बचपन में उसको चेचक हो गई थी और वो ब्लैक कलर का है, तो जैसे चूहे के कुतर नहीं जाता चूहा, दैट्स व्हाई उसका लोगों ने नाम रख दिया खुतरा। तो चांद भी था लेकिन खुतरा था, तो खूबसूरत नहीं था। एक नसीम पपीते वाला है, तो नसीम पपीते वाला इज बहुत ओरिजिनल क्रिमिनल, जिसने अपने दुश्मन को पपीते वाले काटने वाले चाकू से गर्दन काट के अपने उस दरवाजे पे लटका दी थी। दैट्स व्हाई इज नोन एज नसीम पपीते वाला। हाँ, मेरे दिल के करीब किसी भी हाल में वो राबिया, जो बहुत थोड़ी देर के लिए आपको दिखाई दी होगी, वो राबिया मेरे दिल के सबसे करीब है। और हालत ये है कि मेरी 2 और स्टोरीज आ रही है, उस स्टोरी में भी राबिया है। राबिया, एक चीज बता दूं, राबिया बसर वाज द फर्स्ट, जैसे आप मौलाना जानते हैं, वो पहली, इस विश्व की पहली मुस्लिम महिला संत थी, पहली। तो इस राबिया का नाम राबिया बसर है, क्योंकि मैं उस फिर वही बात है, मैं महिलाओं से बहुत ज्यादा समर्पित हूं, बहुत प्रेरित हूं। वो राबिया बसर इस कैरेक्टर के जरिए आई है, वो मेरे सबसे करीब है। और कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है, चरित्र है, आपको लगता है कि आपने एक उपन्यास लिखा है, और एक हर उपन्यास की एक विधा होती है, और उसमें कुछ चरित्रों को आप बहुत बढ़ा के लिखते हैं या अच्छी तरह से उजागर करते हैं, किसी को आप नहीं कर पाते, न्याय नहीं दे पाते। आपको क्या लगता है, क्योंकि इस किताब के जो सारे चरित्र हैं वो नसीब पपीते वाला हो, क्योंकि वो पपीते का काम कर रहा है, खुदरा का उन्होंने बताया कि खुदर मतलब
चेचक के दाग होने से, अब तो चेचक दुनिया से ही मिट चुकी है, तो दाग पड़ते तो गड्ढे हो वो जाते ओरिजिनल क्रिमिनल है चाचा। हाँ, Actually, तो encounter में मारा है। राबिया के पिता है, लेकिन किस ऐसे चरित्र से आपको लगता है कि आप न्याय नहीं कर पाए, उसके बारे में कुछ और ज्यादा दर्शकों को इनको बताना था, पाठकों को, कि पता उसके बारे में कुछ और लिख सकते थे, क्योंकि आप लेखक हैं, आपके पात्र हैं, आप चाहे जिसको जिस मिट्टी में ढाले जैसा लिखे। मैं समझ रहा हूँ कि आप प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रही हैं। प्रज्ञा ठाकुर मेरी कहानी का वो हिस्सा है जिस नाम को मैंने उस चरित्र के तौर पे नहीं लिया है, मैंने उस चरित्र के परसेप्शन को इस्तेमाल किया। गेटिंग माय पॉइंट? प्रज्ञा ठाकुर को आप सब जानते थे, उनको बड़ा एतराज भी था इस बात से, तो प्रज्ञा ठाकुर के साथ पूरा न्याय है। और इस किताब का जो अगला हिस्सा आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, वो प्रज्ञा ठाकुर उसमें इंसाफ ले रही है। हाँ, ये मुझे लगा था कहीं किसी चरित्र में थोड़ी सी बेइंसाफी हुई होगी। नहीं, बेइंसाफी नहीं हुई। हाँ, कि आप तो उसको अगले के लिए रखा हुआ है, क्योंकि वो अयोध्या जा रहे हैं, अगर आप गौर करेंगे तो वो अयोध्या जा रहे हैं, और अगला काकोरी जो है वो अयोध्या होगा, और अयोध्या रहने वाली है प्रज्ञा ठाकुर। तो प्रज्ञा ठाकुर मतलब वो जो परसेप्शन है उधर का, आपके बगल में ही है, वहां से जो आ रहा है वो परसेप्शन और आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है आप जो उपन्यास लिखे हैं, तो ये एक उपन्यास ने प्लान करके आपने नहीं लिखा है, आपने उसकी पूरी सीरीज के दूसरे भाग में किस चरित्र को कहाँ लेके जाना है, बहुत ही सुंदरता के साथ, चतुराई के साथ उसको प्रस्तुत किया है, ताकि लोगों का भी एक रोचक यहाँ क्या है, अगले में क्या होगा, इस तरह से कुछ बना रहे। ऐसा आपने प्लान करके ही किया होगा? मैं कुछ सवाल इसी के बारे में पूछ रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब ये किताब लिख के पहुंचा हूँ नेटफ्लिक्स, तो मैंने पाया इंडस्ट्री में कि जब भी आप किसी के पास एक वेब सीरीज ले जाते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल होता है नेक्स्ट सीजन क्या है इसका। तो आपके पास अगर नेक्स्ट सीजन है तो आपका पहला सीजन वो एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं, अच्छा, उनको मालूम नहीं था मैं तो कानपुरिया लोफर बनारस का रहूंगा, लेकिन अदबियत लेके जाता हूँ लखनऊ वाली, तो मैंने उनको पहले सेकंड पार्ट बताया। पहले मैंने उनको सेकंड पार्ट बताया, उसके आउटलाइन दिए ताकि तुम डब्बा पूरा नहीं खोलो, मुट्ठी नहीं खोल पाएगी, जान नहीं पाओगे, बाकी ये कहानी मेरी। हाँ, ये वजह होती है, हम राइटर्स हैं, हमारा खाना पीना पैसा ख्याति जो भी मां सरस्वती ने लिखा हुआ है वो सब इसी से है, तो हमको मार्केट का प्रोफेशनलिज्म भी जानना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिकलिटी समझ। पार्थो बैठे हुए हैं, हीरो है, इनको मालूम अभी बाहर ये पकौड़ी नहीं खा रहे थे, क्योंकि अगर जैसे ही ये पकौड़ी खाएंगे तो फिर ये हीरो नहीं कॉमेडियन हो जाएंगे। ये यहाँ के बहुत ही प्यारे, बहुत ही मशहूर चहेते हीरो हैं। तो उस तरीके से इस वजह से ये ऐसा हुआ। हाँ, एक चीज आपको बता दूं, मैं अपनी एक कसम तोड़ रहा हूं, इस कहानी में आपको ऐसे नहीं पता, ये काकोरी है, यहाँ सब के सब विलन है, लेकिन हीरो सिर्फ वही है जो सबसे बड़ा विलन है। इसमें गालियां नहीं है, इसमें गालियां कैसे है मैं बताता हूँ आपको। काम है यहाँ, काम है अभी तुम्हारी सारी रंगबाजी तुम्हारी कमोड में घुसेड़ देंगे। लिखी नहीं है पर दिख गई, सुनाई देगी। सुनो है नसीब पपीते वाले, मेरी इजाजत के बगैर काकुरी छोड़ के मत जाना, अगर गए और भूल सोते हुए भी चले गए तो तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स तोड़ देंगे और जिंदगी भर टूटी फ्रूटी बन के काकुरी में घूमते रहोगे। तो ये टूटी फ्रूटी ड्राई फ्रूट सब समझ में आ रहा है, बट लिखा नहीं ना। अब मुझे एक काम करना पड़ता है, डिमांड आ गई की गाली लिखनी है। ये भी डिमांड आती है। अब ये प्रोफेशनलिज्म है, अब वो नेटफ्लिक्स में जाएगी तो गाली करना पड़ेगा। तो हाँ, एक चीज मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं जब भी सोचता हूं, राइटर यहां से सोचता है ना, मैं जब भी सोचता हूं मेरे दिमाग में सेक्स नहीं आता, मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में राइटिंग के वक्त सेक्स कोई नहीं आता। बात फिर ये कि मैं कनपुरिया जब होता हूं तो गाली तो जुबान पर बस ये आइए अकेले बात करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन
अब की बार वो गाली लिखनी पड़ेगी, पर फिर भी मैंने कह दिया है कि वो सेक्स नहीं होगा उसमें। बेवजह की तरह एक गेम, फेम गेम में गाया था। फेम गेम में अगर आपने देखा हो तो फेम गेम में उसका माधुरी दीक्षित का बेटा बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा है, डिप्रेस्ड है, लेकिन एक बार उसकी माँ उससे पूछती है तुम इतने चिड़चिड़े क्यों, डिप्रेस क्यों, आर यू गे? ओके, हम मानते हैं गे भी एक सोसाइटी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहां तक सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि उस गे का बेडरूम सीन दिखाया जाए? नहीं जरूरी है। तो जहां पर हम जाके राइडर लगा सकते हो, बैरिकेड कर सकते हो, वहां तक हमें जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि आजकल का युवा समाज है वो नेटफ्लिक्स, ओटीटी, ये सब जो प्लेटफॉर्म है वही फिल्में देखता है, उन्हीं चीजों को अपना आदर्श मानता है और वहां पे देखी हुई चीजें वो अपने समाज, अपने घर पे, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने घर पे, सब जगह पे करता है। तो ये जो आपने जहाँ पे बैरिकेड लगाया है, ये मैं समझ सकती हूँ कि ये संवेदनशील पटकथा लेखक की एक सबसे बड़ी खासियत है, और ऐसे संवेदनशील पटकथा लेखक अगर हमारे पास हो तो और भी होने चाहिए, मुझे लगता है। बहुत सारा। हाँ, लेकिन हम लोग इस तरह के नहीं देखते हैं चीजें जब हम लोग नेटफ्लिक्स में देखते हैं। अगले हम आपसे प्रश्न एक नहीं दो करेंगे, क्योंकि एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। वेदुला जी ने इतना सुंदर आपका परिचय दिया, सबके बारे में बताया। मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, ये क्रिकेटर भी रह चुके हैं, छक्के चौके भी मार चुके हैं और रणजी ट्रॉफी तक पहुंचे, लेकिन कोई सिलेक्शन में थोड़े रह गए। तो मतलब ये इनकी, तो आप इनकी कला की विधाओं की बात कर रही थी, एक जगह क्रिकेट, एक जगह गायकी, दूसरी जगह पत्रकारिता, फिर पटकथा लेखन, और आप जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं, मुझे तो डर है कि कल को फिल्म में ना छोड़े आप जी। मुझे तो लगता है काफी लोगों की नहीं एक्टर वही तो, कि कल को ये ना हो कि नेटफ्लिक्स वाले बोले आप डायलॉग तो लिखिए, पटकथा लिखिए, स्क्रिप्ट लिखिए, थोड़ा ये रोल भी कर दीजिए। तो इसके मसान फिल्म में रोल आया था। हाँ, नहीं किया था, लेकिन आगे ही कुछ विचार है। ये दो प्रश्न है। एक्चुअली ये मत समझिए कि मेरे अंदर टैलेंट ज्यादा है, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे बनना क्या है। हाँ, मैंने क्रिकेट खेला, और जिन्होंने भी क्रिकेट खेला हो या उसको नजदीक से पढ़ा भी हो, सीके नायडू एक क्रिकेट चैंपियनशिप होती है, जिसके बाद रणजी शुरू होता है। तो मेरा जो सुनील गावस्कर था, जो महेंद्र अमरनाथ था, वो सीके नायडू तक आकर हार गया, तो मुझे उस बॉक्स में ताला लगाना पड़ा। फिर गाना, अब गाना शुरू हुआ, गाते गाते ऑल इंडिया सब कुछ हो गया, तो जज थे अमिताभ बच्चन, गुलशन कुमार, भूपेंद्र, मिताली, गुलाम अली, अन्नू मलिक के सारे जज होते, बहुत बड़ा होता। मैं आपको बता दूं कि सुरेश वाडेकर, हरिहरन, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, ये सब वहां से जीते जहां से मैंने जीता। तो मुझे फिल्म दिल है कि मानता नहीं आ रही थी, उसके लिए चांस मिला, तो वो चांस मिला, मैं गाया जाके दुल्हन तो दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना बारात लेके आऊंगा। तो मैंने गाया, मुझे लगा अब तो बस हो गया, हो गई जिंदगी, तो अब तो गायक बन गए। लेकिन 6 महीने बाद मुझे पता लगा, जब वो फिल्म के कैसेट रिलीज हुए, तो मेरा गाना ओवरराइट हो चुका था देवाशीष दासगुप्ता के नाम पर। तो अनखा ने, जैसे आपने अगर अभिमान पिक्चर देखी हो, तो उसका एक गाना है नदिया किनारे हेराई आई कभी, उसके पहले एक श्लोक है, वो श्लोक लता जी की आवाज में नहीं है, वो अनुराधा पौडवाल की आवाज में। बट पूरा गाना अनुराधा पौडवाल जी ने गाया। अभी वाणी जयराम जी की डेथ हो गई, जिन्होंने बोल पपी है ना, उन्होंने ऐसे अनुराधा पौडवाल, वाणी जयराम, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गाने गाए, लेकिन उनके गाने ओवरराइट हो गए बिकॉज लता जी थी। उनका एक प्रोफेशनल था, म्यूजिक डायरेक्टर्स पे दबाव होता था, जो कुछ भी हो, जो मार्केट हो, मैं उस पछड़े में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने पाया कि अरे मैं भी वाणी जयराम हो गया क्या। मैंने वहां उस बक्से में भी ताला लगाया। दूसरा, मेरे फादर का कहना था, ये ऑर्केस्ट्रा में गाएगा तो दारू पिएगा। मैंने आज तक बियर का ढक्कन नहीं खोला है, ये मैं आपसे साफ बता दूं, बिकॉज पापा की उस बात को मुझे झुठलाना जी नहीं किया। तो उसमें ताला लगाया, कहानी लिख रहा था, अखबारों में छपता था, 2 मिनट होगा केवल, तो मैं मनोज त्रिपाठी के नाम से लिखता था, छपता ही नहीं था कहीं। अब मनोज नाम तो आलू की तरह है बिल्कुल, कभी 2 रुपए किलो, कभी 2.5 रुपए किलो, कभी 5 रुपए किलो, ऐसे बिकता था। तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त था,
उसका नाम गोपाल शुक्ला था, और सस्ता नाम। मैं मनोज त्रिपाठी, वो गोपाल शुक्ला, दोनों लिख लिख के भेजते थे, छपता नहीं था। तो हम लोगों ने एक दिन तय किया, मेरे घर का नाम राजन है, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, मैं अपना नाम लिखता हूँ एम राजन और उसके घर का नाम डप्पू था, तो तुम लिखो डी गोपाल। तो हम लोगों ने संडे मेल आता था, तो उसमें आर्टिकल भेजा, फट से छप गया। तो मैंने कहा जानते हो क्यों छपा? बोला क्यों छपा? राइटिंग ओके, राइटिंग में कोई गड़बड़ नहीं थी, पर छप नहीं रहे थे। मनोज त्रिपाठी गोपाल शुक्ला कैसे छपेंगे आर्मी टाइप के नाम? तब मुझे लगा कि मेरा नाम एम राजन, उसका नाम डी गोपाल, इट साउंड्स लाइक साउथ इंडियन, एंड व्हेन इट साउंड्स लाइक साउथ इंडियन, वो आपको मान लेते हैं कि यू आर टू मच लिटरेट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं छप गया, तो मैं छपने लगा बहुत दिन, तो राजन के चक्कर में परेशान रहा। फिर मैंने उसमें अपने घर का नाम लगाया। अब मैं तब मनोज राजेंद्र त्रिपाठी, और जैसे मनोज राजेंद्र त्रिपाठी हुआ, कहानियां, आर्टिकल्स छपने लगे, पत्रकार हो गए जी, लेखक हो गए, फिल्म राइटर हो गए, सब कुछ हो गया, फल गया माँ का नाम। उसी चीज को आगे बढ़ते हुए कहेंगे कि जैसे आपने बोला कि आपने पिताजी को झुठलाना था कि ये दारू पिएगा और ऑर्केस्ट्रा में रहेगा, तो आपने तो कोई शौक पाले नहीं, गलत। एक शौक कुछ भी ऐसा नहीं जो आप पाले हुए हैं गलत है और बहुत गलत है। टी सुट्टा क्रॉनिकल हूं मैं, सिगरेट बहुत पीता हूँ जी। हालांकि कम कर दिए, पहले मैं 30-30, 40-40 सिगरेट पीता था, अब मैं 8 से 10 सिगरेट पीता हूँ, लेकिन सिगरेट पीता हूँ, और सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, ये चीज हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे। तो आप जिस जनरेशन के रहे हैं, जिस पीढ़ी के रहे हैं, आजकल के तो बच्चों की बात ही अलग है। हम बच्चों को कुछ काटते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, उनको डांट नहीं सकते। आपके पिताजी ने कहा, आपने कभी अच्छे ढंग से कुटाई खाई है? मुझे लगता ही नहीं है कि ऐसी कोई वस्तु होगी जिससे मैं पीटा ना गया। मतलब तमाचा, कंटा, थप्पा, ये बहुत छोटी सी ग्रेड चीज है। मैं आपको दो तीन उदाहरण बताता हूँ। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो बकल साइड ऑफ द बेड, मैं उससे भी मार खाया हूँ। एक हमारी मौसी के घर में दुर्गा माता की, पहले घरों के बाहर मूर्तियां लगाई, तो उनके लिए त्रिशूल आया था कहीं से। पापा किसी बात में गुस्सा हो गए, तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखा उनको। मैं क्लियर था, ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं था उनको, तो उनका त्रिशूल उठाया। तो कभी आप देखिएगा नंदी जी होते ना, जिनको हम लोग साड़ बोलते हैं, उनके यहाँ त्रिशूल छपा होता है, वो पूजा करके छोड़ दिए जाते हैं, जाइए और आप जीवन में गौ माताएं और दीजिए। मेरे पूरे शरीर में छपे और तभी आपको आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद इतना मिला है। हाँ, तो इससे मार खाई है मैंने, और माँ के हाथ से तो झाड़ू से मार खाई है। कई लोगों ने, बच्चों ने खाई होगी, खूब मार खाई है, पर मैंने आज तक अपने बच्चों को डांटा भी नहीं होगा, और ये बिल्कुल सच है। अभी एक फिल्म आ रही है एनिमल, अगर आप देखेंगे तो उसमें पहला शॉट ही है उसका कि मैं आप पापा बन जाइए और मैं पापा बन जाता हूँ और आप पापा पापा बोलिए, फिर वो जोर से चिल्लाता है, तब बाप को लगता है मैंने क्या किया था। बट मैं आपको सच बताऊं, अगर पापा ने नहीं मारा होता तो मैं साबित किसको करता। आप कभी फिल्म देखने जाइए, चाहे मल्टीप्लेक्सेस में या सिंगल स्क्रीन में, आपको एक बुकिंग विंडो के अंदर हाथ डालना होता है टिकट लेने के लिए। मैं जिंदगी भर उस बुकिंग विंडो के अंदर हाथ डाल के रहा कि मुझे पापा किसी दिन इस पे स्टाम्प लगा दे कि तुम सबसे अच्छे बच्चे हो। मैं वही करता चला गया। मुझे हमेशा लगा कि he wants me to become a doctor, he wants me to become an engineer, and I want to become a cricketer, जो एक अंधकार भविष्य होता है, खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। I want to become a singer। उनको कभी ठीक नहीं लगा होगा, और उस एज के लोग ऐसे करते होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मैंने बहुत मार खाई। लेकिन हाँ, मैं चाहता था कि वो, I'm so sorry, ये चीज सभी के जीवन में ऐसा आता है। हमेशा चाहता था कि वो इस बात का प्राउड फील करें, और मैंने आज तक वो सारे काम किए हैं जिससे मैं ये दिखा सकूं उनको कि मैं कुछ हूं, और I'm so sorry। नहीं, मेरा एकदम से ठीक है,
चक्का। मेरा ये नहीं था कि आपको, लेकिन हाँ आप कितने संवेदनशील हैं, ये पिता और पुत्र के एक अद्भुत संबंध को दिखाता है और इनके उपन्यास में वो दिख रहा है। मैंने इसलिए ये प्रश्न पूछा क्योंकि इनका जो उपन्यास में है, उनके जो मेन कैरेक्टर है, उनके दो बेटे हैं, अब्राम और अफजल, और उसमें बाप और बेटे में इसी तरह से कुछ अनबन है, एक दूसरे के प्रति बहुत शिकायतें हैं या कुछ ये करना है। तो ये मुझे लगता है कि ये मैं वही प्रश्न पूछना चाह रही थी कि ये जो कैरेक्टर है ये आपने आसपास नहीं देखे क्योंकि ये फिक्शन है, काल्पनिक है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये सब आपने खुद महसूस किया है, आपने उसको जिया है और वही सब आपके जीवन की जो घटनाएं हैं टुकड़ों टुकड़ों में सब चरित्रों में दिखती है और यही एक लेखक की सबसे बड़ी खासियत होती है। और अब एक दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। आपका बहुत ही लंबा कैरियर रहा है पत्रकारिता में। आपको अगर इस उपन्यास से पहले कुछ लोग जानते हैं तो वो पत्रकार के रूप में जानते हैं। हमने भी जब भी टीवी खोला या न्यूज़ पढ़े, अगर पूरे देश में कुछ खबरें आ रही हैं तो यूपी की तो जरूर होंगी 2-3, और उसमें वो जो खबरें हैं वो मनोज राजन त्रिपाठी जी के साथ होंगी। तो हमने आपको पत्रकार के रूप में बहुत अधिक जाना है। आप अपने जीवन के दो कुछ है ऐसे माइलस्टोन, आपका उड़ीसा के संग जो कनेक्शन है उसमें तो बाद में आएंगे। आपकी पत्रकारिता ने क्या क्या किया, क्या क्या गुल खिलाए, क्या क्या मतलब क्या चीजें की, कुछ एक दो एग्जांपल दे सकते हैं आप? और छोटी सी चीज है, जैसे उस डेड बॉडी से एक कहानी निकल आती है, तो मैं इसी टाइप का जर्नलिस्ट रहा हूँ। एक जगह है, थोड़ा गांव का इलाका है, वहां पे 3 बच्चों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ उनको डिप्थीरिया का इंजेक्शन दिया गया और वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलता है। डिप्थीरिया का इंजेक्शन दिया गया और उनकी डेथ हो गई। तो सिंपल एक खबर, इंजेक्शन लगने से 3 बच्चों की मौत, मरते रही है, कहीं भी मरते रही। मैं थोड़ा डीपली चला गया कि कैसे हो गया, क्या हो गया। तो मुझे पता लगा कि गवर्नमेंट जो है वो मां को, जो बहुत सारे बुजुर्ग होंगे, पहले दाइया घर में डिलीवरी करा। गवर्नमेंट ने उससे चाइल्ड और मदर डेथ रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। वो पता लगा कि उसमें 10,000 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है और माओ के भ्रूणों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वो एक 10,000 करोड़ का पूरा घोटाला खोला, जिसमें मेरी सुपारी भी दी गई नेपाल के थ्रू और मारने की भी कोशिश की। मायावती ने के लोगों ने मुझे उठा भी दिया था, बहुत सारा झंझट हुआ। ऐसे ही मुजफ्फरनगर के दंगे हुए एक बार, उसको मैंने क्रैक किया था, छोटी सी एक घटना से क्रैक किया था और मैं पत्रकारिता की उसको उपलब्धि मानता हूँ। और उसमें सरकारें भी गिर गई थी। हाँ। इनके घोटाले जो इन्होंने की, सरकारें गिर गई। अभी आपका विचार है किसी सरकार को गिराने का? जो सरकार मौका दे देगी और मुद्दा ऐसा होगा और किताबें और फाइल्स हाथ लग गई, सरकार हम कर नहीं। अब तो नोट के बीच की सिल्वर लाइन है, हमें ना इस तरफ देखना, हमें तो इस तरफ देखना, हमें तो केवल खबर बतानी है आपको, खबर बतानी है। बातें नहीं, अभी आपका होगा, अभी क्वेश्चन का बोलेगा। बातें बहुत हैं। मुझे एक हिंदी फिल्म का गीत याद आ रहा है, अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। किसी का भी दिल नहीं भर रहा है, इतने सारे मन में प्रश्न हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं। तो मैं ये बातचीत का सिलसिला जारी रहे, लेकिन हमारे बीच में मनोज जी बैठे हैं और जिन्होंने कभी सारे गामा में गाया और नक्काशी में किया, तो मैं इनसे गाने की तो गुजारिश करूंगी, लेकिन एक स्पेशल गाना मैं जरूर कहूंगी, वो उपन्यास में भी लिखा है। और इस मौके पे मैं इनको, जब भी आपने इनकी तस्वीर देखी है, जो आपने इनविटेशन मिला या हम जहाँ भी देखते थे, तो बहुत ही बड़े बड़े इनके बाल हैं, घने बालों में, और अभी हम बहुत ही छोटे इस तरह के इनको रूप में देख रहे हैं। फिलहाल इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया है, तो हम सबकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि है, जिन्होंने ऐसे रत्न को पैदा किया, ऐसे सपूतों को हमें समाज में दिया। तो आपके उपन्यास का एक गीत है जिसमें अशफाक उल्लाह जो हैं वो गाते हैं, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। तो मैं चाहूंगी कि आप तो किशोर के गानों के, मतलब लोग आपका गाना सुन जाए तो बंद करके सोचे शायद किशोर कुमार जी गा रहे हैं,
तो वो एक गीत अगर आप सुना दें, उसके बाद इनकी फरमाइश, मेरी नहीं, आप कौन सा गाना को सुनना चाहेंगे? तो इस उपन्यास के लिए, कोट काकोरी के लिए आपकी स्वर्गवासी बहुत ही प्यारी माँ के लिए वो गीत। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे, कहीं धूप चले कहीं छाँव पले, जीवन का सफर यूं पले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। बहुत हम सभी अपने जीवन में एक ऐसे ही गगन के तले की आशा करते हैं कि जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, प्यारी प्यार हो। आवाज भी किशोर कुमार की पूरी मतलब वो हम लोग उनको सुने हैं वैसे। और एक गीत आप सबके लिए, एक अपनी पसंद का, थोड़ा कानपुरिया लहजे में। भोजपुरी सुनना है। मैं आज यहाँ से लोकर घोषित हो गया। छोटा सा मीठे सुना। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिशी सही, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, तूने मेरे यारा भी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द तेरा, तू रंग शरबतों का मैं मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में मोल ले तो मैं हर बात बन जानी, तू रंग शरबतों का मैं मीठे घाट का पानी, केसरिया तेरा इश्क है पिया, मेरी आवाज़ पहचान है, घर याद रहे आज जाने कि जिद ना करो, रंजिशी सही। सबको जाने की जिद ना करो, हमें यही मन कर रहा है आप कहिए। और ये जो हमारी गुफ्तगू चल रही है, आपसे कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत हो रही है, ये कभी ना खत्म हो, ये सिलसिला इतने सुंदर ढंग से, जैसे कोट काकोरी में 1912 से 1925 की काकोरी का जो ट्रेन कांड से लेकर अभी तक के, उसी तरह से पूरे संगीत, पुराने गीत से लेके आज के जमाने के सबको हमने ऐसे तरह में जोड़ा है, बहुत ही खूबसूरत। और अभी हमारे पास काफी लोग बैठे हैं यहाँ के, उड़ीसा के मतलब भुवनेश्वर के, फिल्म में काम करने वाले, पत्रकार, मैगजीन कराने वाले, सरकार में काम करने वाले, वकील बैठे हैं, लेखिकाएं बैठी हैं,
और हिंदी डिपार्टमेंट से बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, हमारे कवि भाई बैठे हैं, लिटरेचर वाले सभी लोग बैठे हैं। सबके मन में बहुत आशाएं हैं कि आपसे कुछ पूछे, आपसे कुछ जानना चाहें, तो एक एक करके। हाँ, मेरा प्रश्न है, एक आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मेरे ख्याल से ये तय ना कर पाना कि मुझे करना क्या है, ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि चलते हुए दिखना, दौड़ते हुए दिखना, वो जो घुटनों के बल चलना होता है ना, वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। और वही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आदमी को आज का आज दिखाई देता है, उसने कल वो आया कहां से, ये उसको नहीं मालूम। तो मुझे लगता है जब आदमी के पास कुछ नहीं होता और वो तय नहीं कर पाता कि उसे करना है, क्रिकेट खेलना है कि गाना गाना है कि कहानी लिखना है कि पत्रकारिता करनी है कि आखिरी में जाके बनारस में केंद्र में बह जाना है, ये जब तय नहीं होता तो मेरे ख्याल से वही है कि दीवार की तरफ आप धक्का देते चले गए, आखिरी में दोनों हाथ आप रखते हैं और ये पुश बैक मारते हैं, वहां से कोई रास्ता निकलता है। और आप कोई आपका आइडियल हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, मुझे लगता नहीं कि इंस्पिरेशन हमेशा माइनस से ही मिलता है, और माइनस आपको बताता है कि प्लस कुछ होता है, वही सबसे बड़ी बात होती है। एक बार मैं आपको बता दूं, हालांकि सैड, मुझे लगा कि मैं एक संस्थान बन गया हूं और मेरे यहां खुशियां काम नहीं करती, मेरे यहां परेशानियां, दिक्कतें, हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये मुफ्त में काम करने को तैयार है। और 10 से 5 नहीं, 10 से 10 12 घंटे काम करना चाहते। एक बार मुझे लगा मैं संस्थान में ताला ही डाल दूं क्या, और मैं ताला ढूंढने भी गया अलीगढ़ का ताला, मैं ताला ढूंढने भी गया, पता नहीं कहां से मन में आवाज आई, क्या हुआ, माँ ने कहा, दादी ने कहा, किसने कहा, उसने कहा चलो एक बार चला के देख लेते हैं। मैं वहां से भी लौटा हूं, ऐसी जगह से भी लौटा हूं, बहुत फ्रैंक होके बोलता हूं, मैं अमूमन झूठ नहीं बोलता। मैंने वक्त गुजारे हैं 10 साल 5 साल, मेरी जेब में सच में 10 रुपए नहीं होते थे। मैं हमेशा ये सोचता था कि पेट्रोल तो अच्छा काम करता था तो संस्थान मुझे दे देता था 30 लीटर, रोज 1 लीटर देता था। अब मेरे पास 10 रुपए नहीं होता था, मैं भगवान से केवल एक चीज बनाता था कि भगवान मेरी गाड़ी पंचर मत करना, अगर ये पंचर हो गई तो पंचर का पैसा नहीं है मेरे पास बनवाने। अब तो सच बताऊं, भगवान ने जिंदगी में गाड़ी पंचर कभी नहीं की। अब आप गाड़ी किसी भी चीज को मान लीजिए, मेरी तो स्कूटर से शुरू हुई थी, पर मैं आज जिंदगी को भी चाहे रथ मान लीजिए, जहाज मान लीजिए, जो मान लीजिए, भगवान ने पंचर सर, 31 सालों से भाषा पढ़ा रही हूँ और नेटफ्लिक्स देखने का साहस नहीं कर पाती क्योंकि भाषा को अपभ्रष्ट होता हुआ मैं सुन नहीं सकती हूँ। ये मेरी मजबूरी है, कह लीजिए, मैं कभी नहीं सुन सकती। और आजकल जैसे कि आपके पास भी ये अनुरोध आया कि कुछ गालियां हो या भाषा को अपभ्रष्ट किया, मेरे हिसाब से भाषा के ऊपर ये बहुत बड़ा संकट है निश्चित रूप से। हालांकि वो बदलती रहती है, नए नए रूपों में ढलती रहती है, लेकिन ये अपभ्रष्ट होना मेरी दृष्टि में एक संकट है जो गहरा रहा है। तो हम आप जैसे भाषा की सेवा करने वाले और भाषा के मुरीदों के पास क्या इसका कोई समाधान होना चाहिए और क्या होगा? गैंग्स ऑफ वासेपुर मैं देखने गया, मुझे नहीं मालूम था, अनुराग कश्यप जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मुझे ये नहीं मालूम था कि उसमें भाषा कुछ और होगी। तो मैं अपने बेटे को, बेटी को, सबको लेके जाता हूँ, बैठा हुआ था, तो उसमें पहला ही फायर हुआ और उसने एक गाली बकी, थोड़ा सा सीट के ऐसे हो गया। मुझे इस बात का खतरा नहीं था कि यार सब लोग बैठे हुए हैं, बेटा भी बैठा, बेटी, मुझे इस बात का खतरा ज्यादा था कि बेटा उस समय कौतूहल वाली एज में था और वो पूछता जरूर था कि इसका मतलब क्या है। देन एक दिन एक फिल्म आई, गो गोवा गॉन, तो उसने मुझसे गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में जब नहीं पूछा, उन गालियों के बारे में नहीं पूछा, तो बोला कि गो गोवा गॉन हम लोग देखने नहीं जाएंगे।
तो मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे? बोला YouTube पे उसका ट्रेलर देख लीजिए आप। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये फिल्म आपके साथ देखनी चाहिए। मुझे बहुत समझदार है, गैंग्स ऑफ वासेपुर देख के। ये उदाहरण मैं केवल आपको इसलिए दे रहा हूं, ये जो हिंदी है ना, अब देखिए हिंदी में ये आधा ना हट गया है, बिंदी आ गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो माँ जो लिखा होता था, तो माँ तो एक ऐसा शब्द ही है कि उसमें मात्रा भी ना लगी हो तो भी वो माँ है, माँ है, बिल्कुल सही। और मात्रा लग जाए तो वो आपका आधार है। और जो उसकी चंद्र बिंदी है ना, वो है गोद माँ की, कोख माँ की, और बिंदी जो है उसमें वो भ्रूण है। भ्रूण है, जी बिल्कुल। और माँ ही एक ऐसा सुर है जो तीव्र है संगीत में, जी बाकी कोई तीव्र सुर नहीं है। वो जो बदलाव होगा, तो बदलाव उस भाषा में भी होगा, उसकी लिपि में भी होगा, और जब लिपि में भी बदलाव होने लगेगा, नई वाली हिंदी आने लगेगी। मैं आपसे शुद्ध हिंदी में कहा, मैं आपसे कह नहीं सकता कि आज आपके कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे अभिभूत हूं, मुझे इसी में अच्छा लगेगा। आज आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, थैंकफुल फॉर यू। ऐसे बोलूंगा तो सबके समझ में आ जाएगा जी। हाँ, अब इसमें अपभ्रंशता जो आ गई, एक्चुअली प्रस्तुतिकरण में जो अपभ्रंशता आ गई, मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड है, इसका नियमन होना चाहिए, क्योंकि कोई प्रमाणन नहीं है, सेंसर नहीं है, और निकट भविष्य में, मतलब बहुत जल्दी होगा, होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं हर जगह एक राइटर होना चाहिए। अब जो कैरेक्टर है, लेट अगेन गो टू गैंग्स ऑफ वासेपुर। अब मैं क्या कहूं, मैं अगली कहानी खुद ही लिख रहा हूं, आप सब जानते हैं मैं जिसके बारे में कहानी लिख रहा हूं, लेकिन वो कैरेक्टर ही गाली नहीं बकेगा तो आपको कैरेक्टर अच्छा नहीं लगेगा जी। तो मुझे लगता है कहीं कहीं अभिव्यक्ति का एक नया इरा चल रहा है। ये बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ जानते हैं, इंस्टाग्राम जनरेशन है, ये बहुत शानदार तरीके से हिंदी का इस्तेमाल कर लेती है, ये बहुत बेहतरीन है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, तो राचकोंडा विश्वनाथ शास्त्री की आरू सारा कथलो, मतलब 6 दारू की कहानियां, उसका मैं अनुवाद कर रही थी हिंदी में, जब मैं हिंदी पढ़ रही थी तब की बात। तो उसमें इतनी सारी गालियां थी और मुझसे मेरी कलम आगे नहीं बढ़ रही थी, मैं लिख नहीं पा रही थी। आज मैं बच्चों को कक्षा में पढ़ाती हूँ कि पात्रोचित भाषा, जिसकी बात आप कर रहे हैं, पात्रोचित भाषा, एंड ये होना भी चाहिए, वरना वो पात्र को हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि भाषा पात्र का परिचय देती है। लेकिन हर एक पात्र उसी रॉ में बहता हुआ जब नजर आता है, हाँ, तब क्या करेंगे? हाँ, ये मुझे हाँ, देखिए दिमागी बैठे हैं जी, ये किसी चीज को संभाले हुए ना, जो विलुप्त हो रहा है, जो डायनासोर हो रहा है, उसको सब दीपक जी, दीपक जी उड़िया से उड़िया उड़ गई। तो वो आप जो कर रही है, वो आप उनको संभाल के रख रही है जिन बच्चों को जनेऊ का अर्थ नहीं मालूम है, यज्ञोपवीत संस्कार जो नहीं जानते, जिनको सनातन के बारे में नहीं मालूम, तो यू आर प्रिजर्वेटिव फॉर दैट। आप उसको प्रिजर्व कर रही है, दैट इज गुड। जो डायनासोर ढूंढ रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो नया हो रहा है उस पर नजर रखेंगे तभी तो आप उसको संरक्षित करेंगे। तो आप जो संरक्षित करती जा रही है वो आपका एक बेहतर तरीका है, लेकिन दुनिया बदल रही है। हाँ, इसमें राइडर हर वक्त से है, हर वक्त से है। लव मैरिजेस थी उस जमाने में, नहीं हुई जाती थी। आज आप फैंटम की बात कर सकती हैं क्या? फैंटम पढ़ा किसी ने? हाँ। इंद्रजाल कॉमिक्स फैंटम पढ़ा? आज पढ़ेंगे आप फैंटम? क्योंकि वो पूरी ब्लैक्स की पूरा जंगल था। आज दिखाइए आप ब्लैक और फैंटम व्हाइट, कांट। आज आप मोटू पतलू पर बात नहीं कर सकती, बॉडी शेमिंग हो जाएगी। बॉडी शेमिंग। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी बिल्कुल। तो बहुत सारे राइडर्स भी आ रहे हैं और आएंगे इस तरीके से। तो हमें हमारा जो प्रिज्म का जो प्रकीर्णन है, जो स्पेक्ट्रम है, वो हमारा स्पेक्ट्रम उसी तरफ देखते हैं। तो आप हमारे लिए ये धरोहर बचा के रखिए। बाकी हम लोगों को कभी प्रोफेशन में आकर कुछ गलत करना पड़ रहा हो तो थोड़ा करेंगे, थोड़ा राइडर रखेंगे, लेकिन हाँ, आप जो कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए। आप एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? जी सर, एक सवाल ये बोलूँगी, जस्ट आई एम क्यूरियस, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जितना इंट्रोडक्शन मैम ने दिया और जितना इंट्रोडक्शन आपके बारे में बता चुका है, मतलब सब बता चुके हैं। सो आई एम क्यूरियस, आज भी ये जर्नलिस्ट तो मेरा भी बैकग्राउंड रहा है। सो आप जो बोले, यू आर मोर इनटू इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म,
राइट, आपने जो 2 इंसिडेंट आपकी लाइफ के बोले, एक स्कैम को क्रैक किया था, दैट इज इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म। तो इतना सारा जर्नलिज्म और पत्रकारिता का बहुत सारे बिट्स होते हैं, क्राइम होता है, पॉलिटिकल, आप आगे आवाज सुनाई दे रही है, सबको सुनाई दे रही है। तो आपने वो इन्वेस्टिगेशन में क्यों ज्यादा इंटरेस्ट लिया और यू वांट टू बी बिकम पॉपुलर इन, ये होता है ना बहुत जल्दी मिलता है वहाँ पे आप ब्रेकिंग न्यूज देके भी सुपर हीरो बन सकते हैं इन वन डे। आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, आई एम अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। ओके, छोटी सी बात आपको एक बता दूं कि मैंने लंबे समय तक स्पोर्ट्स भी कवर किया है। हाँ, जब सरकारें जाती हैं तो आपका कुछ अचीवमेंट होता है। अब मैं छोटी सी चीज बता रहा हूँ आपको, टाइम है ना दीप्ति? नहीं था, इसलिए मैं वो पूछना चाह रही अच्छा, तो मैं आखिरी चीज आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करते काट देते हैं उसको। मैं छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ। एनोफिलिस एक मच्छर है जिससे मलेरिया होता है। टाइगर एक मच्छर है जिससे डेंगू होता है। एक्रोटोमेटिक एक मच्छर है जिससे फाइलेरिया, पैर फूल जाता है। आपको मालूम है सारे मच्छर ही जितने काटते हैं और बीमार होते हैं सब फीमेल है, एक भी मेल नहीं है, एक भी मेल। हाँ पक्का नहीं, लेट मी कम टू टॉपिक। ये मच्छर अब ये काट रहा है और लोगों को अलग अलग बीमारी हो रही है। फाइलेरिया का मच्छर अगर आप सो रहे हो और तब काटेगा तो फाइलेरिया होगा, अगर आप जग रहे हैं रात में 2 बजे काट लेगा तो फाइलेरिया नहीं होगा। डेंगू वाला मच्छर शाम को 4 से लेकर 8 काटेगा तभी डेंगू होगा, बाकी उसका काम खत्म हो जाता है। मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूं, आप गौर करिए कि इस मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी, कॉइल, वो बॉटल लिक्विड वाली, टेबलेट, रैकेट और स्प्रे, अगरबत्ती, नाउ कम, इट्स 4000 करोड़ मार्केट फॉर मच्छर। ठीक, नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक्स। ये सब कुछ होने के बाद बताइए फाइलेरिया कैसे होता है, ढिमाका कैसे होता है। अब आइए, आपके यहाँ कारपोरेशन होता है, नगर निगम होता है, और दूसरा एक होता होगा आपके हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है कि वो नालियों में जाकर दवा डालता है जिससे मच्छर के लार्वा मरते हैं। ओके, और नगर निगम का काम होता है कि वो फॉगिंग करता है जिससे मच्छर मरते हैं। तो हेल्थ कहता है कि उसने मच्छर मार दिए होते तो अंडे नहीं होते, और नगर निगम कहता है कि तुमने अंडे मार दिए होते तो ये नहीं होता। तो मुर्गी की अंडा पहले, आप मेरी बात समझ रहे, मैं कहां तक आ रहा हूं। ये स्टोरी जब मैंने आइडिया बना के भेजी थी 4 दिन तक चली थी। मच्छर की स्टोरी है, बताइए, इन्वेस्टिगेशन मच्छरों का। ऐसे बहुत आपके यहाँ, सॉरी मेरा एक छोटा सा नाता बता दूं पहले। हाँ वही मैं पूछना चाह रही थी लेकिन मुझे इशारा हुआ कि समय बहुत हो चुका आई है। हैव वन मोर जस्ट ना, अब मुझे बता दीजिए। एक मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ, बहुत जरूरी है। ये हमारे उड़ीसा में आए हैं, मंदिरों की नगरी में आए हैं, जगन्नाथ प्रभु के पास आए हैं। इनका एक बहुत पुराना नाता है और बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकते हैं कि पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने भी वो देखा है, वो वाले न्यूज को हमने भी देखा है। एक आईपीएस थे डी के पांडा, वो कृष्ण भक्ति में इतने ज्यादा लीन हो गए कि वो राधा बन गए। नौकरी से उन्होंने छुटकारा ले लिया, बीवी से उनके तलाक से लेके प्रॉपर्टी तक का झगड़ा शुरू हो गया। अमेरिका में चैटिंग के थ्रू उनका एक और कृष्ण भक्त महिला से प्यार हो गया। एक्चुअली बिल्कुल ट्रुथ है। मैं कानपुर से चढ़ता हूं एक छोटा सा कैमरा लेके, एक लड़के को लेके जो बल्ब लगाते ट्रेन में, उस पर चार्ज करता था कैमरा, और मैं उनके साथ था विदाउट टिकट। चलता गया उनकी सारी एक्टिविटीज मेरे साथ थी, और उस समय का वो हॉटकेक स्टोरी थी पूरे इंडिया की, और मैं उनके साथ था। उनको ये नहीं मानता कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं उनके पीछे पीछे आया, थोड़ी देर बाद यहाँ 200 मीडिया भुवनेश्वर में आपके, और वो उतरते रोने लगे। मैंने उनको बचा के रखा, फिर गाड़ी में उनके साथ, फिर मेरे साथ उन्होंने कमरा बुक किया। पूरी में उनको उस लड़की से शादी करनी थी, जल्दी से बता रहा हूँ। वहां हम रुके, वो और वो महिला दोनों साथ रुके। हमने वहां पे भी सारी बुकिंग कर दी थी। फिर हमारे पास वो सब कुछ था जो हम दिखा सकते थे। देन आई टॉक टू माय सीनियर बॉसेस, बहुत बड़े बड़े नाम है, राजदीप, आशुतोष, नाम सुना होगा आपने। मैंने उनसे कहा मेरे पास ये सब है, पर ये मैंने दिखाऊंगा, मैंने ये स्टोरी दिखाऊंगा केवल। फिर वो पूरी के मंदिर में गए, पर शादी नहीं हो पाई, भीड़ बहुत थी। इसके बाद उस लड़की का फोन आता है अमेरिका से उसके पति का कि या तो तुम अभी घर आओगी या फिर कभी घर नहीं आओगी। वो
मेरे कमरे में आई और मैं चिपक कर रोने लगी, मुझसे गले लग के बहुत रोने लगी। बोले कृष्ण की इस नगरी में आप मुझे बलदाऊ की तरह नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या चाहती हो आप? मैंने मुझे इनकी कृष्ण भक्ति से मैं प्रेरित हूँ, मुझे बिल्कुल लीन हो चुकी हूँ। और वहां पे मामला थोड़ा फिजिकल भी हो चुका था। अब उसको करते करते उसने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा तेरी गोद में कृष्ण साक्षात है, 1 साल का बच्चा था, नीली आंखें, खूबसूरत। मैंने कहा इनको लेके आप जाओ, यही कृष्ण है आपके। उसने मुझसे कहा कि मेरा रिजर्वेशन करा। तो नकली नाम से भुवनेश्वर स्टेशन से उसका रिजर्वेशन कराया, उसको नकली नाम से यहाँ से रवाना किया और जैसे ट्रेन गई तो मैंने फिर लाइव किया, सब कुछ कर रहा हूं। बट मोरल ऑफ द स्टोरी, मैंने कहा ना, नोट की जो पहचान है वो सिल्वर लाइन से है। मैं ना इधर की बात करने आया ना उधर की बात करने आया। और मॉडलिटी के दौरान मैं केवल सेल्फी नहीं बनाऊंगा, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर कोई मेरे सामने चल रहा है मैं पैरा कैमरा बाद में फेंकूंगा, पहले उसको बचाऊंगा। उसकी प्राइवेसी, उसका लव, उसका एंगल जो है वो ऐसी तैसी में जाए। मेरे लिए स्टोरी थी तो स्टोरी करनी। तो आई एम नॉट ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, इसको इन्वेस्टिगेशन मत मानिएगा। ये दो स्टोरीज थी बस, इतनी सी बात। दीप्ति तुम्हारे चेहरे पे सॉरी आपको मेरी दीप्ति कौन नजर आ रही है, पहले ये बताइए। टाइम हो गया, बाद में बात करेंगे। मेरा कोई अमेरिका से तो नहीं आया? हाँ? मेरा कोई अमेरिका से जिसकी झलक मुझ में दिख रही है। बहुत सारे प्रश्न हम सबके मन में होंगे, हम जरूर करेंगे ये बातचीत। हाँ, बाद में करेंगे, मौका मिल जाए तो खुश हो जाए। ठीक है साहब, प्रश्न में से कुछ है, सीधी सी बात है। मनोज त्रिपाठी आए, मनोरंजन कराए, जर्नलिस्ट वाली बात बोल रहे। जब गिरधारी गमांगो साहब यहाँ मुख्यमंत्री बात करते थे, 99 सुपर साइकिल में टैगलाइन आया इंडिया टुडे में रोहिल मैराज साहब का, गो मैन गो। वो चले गए, 23 साल से दूसरे बैठे हैं। तो ऐसे पूछेंगे टैगलाइन, अतिथि तुम फिर कब आओ? हाँ, एक बस लास्ट एक चीज बोल रहा हूँ। मेरे नाम के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम। मेरा नाम मनोज राजन त्रिपाठी है। अब है क्या, जैसे अखिलेश यादव मुझे मनोज रंजन कहते हैं, मेरा यहाँ भी नाम मनोज रंजन ही अनाउंस हुआ था। और हाँ, मनोज रंजन ही हुआ था। एक डीजीपी है ब्रजलाल जी, सीनियर आईपीएस है और इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। उन्होंने अनोखा नाम दे दिया इसको। हाँ भाई मनोरंजन जी, क्या हाल चाल? तो मैं कभी मनोज रंजन हो जाता हूँ, कभी मनोरंजन हो जाता हूँ, कभी मनोज रंजन। कहीं ना कहीं आपका मेरा अंतर 100% मैच कर गया, तो इसलिए मैं पूछ रहा। अरे नहीं, आई एम थैंकफुल टू प्रभा केतान। और मैं बहुत मतलब ये जो संस्था कर रही है ना, वो वही कर रही है जो बेदरज कर रही है। जी। बचा के रखी है चीजों को और हर तरीके का इनके यहाँ सब कुछ है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। प्रभा केतान फाउंडेशन और एहसास वुमन विघ्नेश्वर की तरफ से मैं डॉक्टर निधि गर्ग आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ। इतना रोमांचपूर्ण, इतनी अच्छी बातचीत कि मन हुआ कि ये चलता रहे। नम्रता जी ने हर पहलू को इतनी सुंदरता से छुआ कि यहाँ बैठे सभी अतिथियों को ऐसा लगा कि जैसे उनकी जीविका हम सब ने अनुभव की इन कुछ पलों में। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी का, मनोज जी का, जिन्होंने दिल खोल कर बातचीत की, मन से बातचीत की। कोई पर्दा नहीं था, कोई मुखौटा नहीं था। ऐसे मन से बात करने की और सुनने की और इससे प्रेरणा लेने की बात है कि इन्होंने बात की ऑटो के बारे में कि वो शब्द क्यों ना हो मगर उसकी इज्जत जरूर करनी चाहिए। हमारा बचपन जरूर मारपीट के साथ बड़े हुए हैं हम सब, और आज की ये जो बच्चियां यहाँ बैठी हैं इन्होंने ये अनुभव नहीं किया होगा, मगर फिर भी मानसिक तनाव उन्हें भी है। मगर इससे एक ऐसा बदलाव आया कि आज हाथ उठाने से पहले हर माता पिता सोचता है कि क्या हमें उठाना चाहिए। सो ये सारे बदलाव हम सबके जीवन में हम सब ने अनुभव किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने दिल खोलकर इतनी सारी बातचीत की, खासकर हमारे
आज की बातचीत से हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। और मैं निवेदन करना चाहूँगी पार्थो सारथी का, जो यहाँ के बहुत सुंदर अभिनेता हैं, जिन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में 4 चांद लगाया है। प्लीज कम ahead and I would like to request you to please present the Uttariyo to Manoj ji. A big round of applause. आप हिट हो गए, इट्स एन ऑनर सर। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर त्रिविक्रम प्रधान जी का, जो IAS हैं एंड स्पेशल सेक्रेटरी वाटर रिसोर्स में काम करते हैं, कि प्लीज सर आप आइए और उत्तरियो नम्रता चड्ढा जी को प्रस्तुत कीजिए। A big round of applause please. Overly perceptive, very sensitive. Sir. So please get together for a picture. हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट्स और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर मेफेयर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के भी उनके सहयोग के लिए आभारी हैं। और अब मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप अब एक पुस्तक ले सकते हैं, और मनोज जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो ऑटोग्राफ दे हर किताब पर। Let's celebrate the joy of life. Oh, we're born from the land. Oh, you and I and all of life. Oh, we're born from the land. Yeah. बंदे जरा तू रुक, मिलता यहीं सब कुछ है पेड़ों की छाँव में हर सुख। सारी अपनी ज़मीं कभी होगी ना कमी।